नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ राजेश राय। राजेश, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी को मेरा नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में अब से कुछ देर बाद कल के ओलंपिक क्विज के विजेता की घोषणा। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर कोपा अमेरिका कप का खिताब जीता। यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में इंग्लैंड का सामना इटली से होगा और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला इटली के मेटियो बेरेटिना से जारी। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के कल पूछे गए सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था कि 2000 सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता था। हु वन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट 2000 सिडनी ओलंपिक्स। सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में कुल 240 किलो वजन उठाया था, जिसमें स्नैच में 110 और क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में 130 किलो वजन शामिल है। उन्होंने साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है, जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा और जो बनते हैं आज के विजेता, वो हैं हरियाणा में सोनीपत के रहने वाले सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से बधाई। अपनी जीत पर आकाशवाणी के साथ बातचीत में सिद्धार्थ शर्मा ने बताया, इस प्रतियोगिता में चयनित होने के बारे में तो मेरे को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है और इसमें विजेता बनना एक हार्दिक गौरवान्वित करने वाला विषय है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं ऑल इंडिया रेडियो को और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ। स्पोर्ट्स स्कैन में की जो मुझे सबसे आकर्षक बात लगती है कि उसमें जो विश्लेषण होता है बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाता है और खेल के पूरे आयामों का विश्लेषण करा जाता है। मैं पूरी ओलंपिक टीम को, जो भारत को इस टोक्यो ओलंपिक में रिप्रेजेंट करेगी, अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजेश, हमारे विजेता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है उन्होंने जो कहा कि जो समझाया जाता है, बहुत सरल शब्दों में समझाया जाता है, तो ये एक वास्तव में श्रोता के मुंह से सुनना अच्छा लगता है कि जो चीज हम पेश कर रहे हैं वो श्रोताओं की कितनी समझ में आ रही है और उनको कितना उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो ये इनके मुझे जो निकली बात थी, ये सबसे ज्यादा बेहतर लगी मुझे। जी, अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, भारत ने पहली ओलंपिक ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था। When did India first participate at the Olympic Games? When did India first participate at the Olympic Games? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। एक बार फिर सुन लीजिए, airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में भी बताया जाएगा और साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर ना कीजिए, जल्दी से हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। आकाशवाणी से जारी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज के बारे में। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना,
लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय तैराकी टीम के श्रीहरि नटराज ने 2019 में दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। रोम में सेठ कोहली ट्रॉफी में पुरुषों के 100 मीटर बैक स्ट्रोक टाइम ट्रायल में ए मानक हासिल करने के बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अपनी ओलंपिक तैयारियों पर श्रीहरि का कहना है, ओलंपिक एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन स्विमिंग मीन्स द 16th place, the 16th place of the particular event of the last Olympics is the qualifying time for this Olympics. So we've just swam as fast as the semi-finalists at last Olympics. That's how we. 2017 में श्रीहरि ने तुर्कमेनिस्तान के अशगाबत में आयोजित 2017 एशियाई इंडोर और मार्शल आर्ट्स गेम्स में शॉर्ट कोर्स तैराकी में हिस्सा लिया। श्रीहरि के नाम अब तक कई रिकॉर्ड्स और पदक हैं। 2018 में उन्होंने गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्रीहरि ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में भी भाग लिया। अपने ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में श्रीहरि ने बताया, We swim about 9 sessions a week and I go to the gym for about 3 to 4 sessions a week and just do that for another couple of weeks and I think it'll be time for us to leave Tokyo by then. 20 साल के नटराज इससे पहले 2018 राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के अलावा उसी साल युवा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नटराज पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेंगे और खेलों के महाकुंभ में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। राजेश, भारतीय तैराकी टीम में माना पटेल और साजन प्रकाश के साथ अब नाम जुड़ चुका है श्रीहरि नटराज का। 20 साल की उम्र में कितनी उम्मीदें हैं उनसे? देखिए, तैराकी एक ऐसा खेल है जिसमें ओलंपिक में भारत के पास कोई मेडल नहीं है और ये जो इवेंट है इसमें भारतीय जो तैराक हैं ज्यादातर ये है कि पार्टिसिपेट करने के उसमें जा रहे हैं, लेकिन यहाँ श्रीहरि ने जो ए मानक है, ए क्वालिफिकेशन मानक है, वो हासिल किया है और सबसे कम उम्र के जो तैराक बने हैं वो ये मानक हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय तैराक बने हैं और उन्होंने 53.77 सेकंड का समय लिया था इस 100 मीटर बैक स्ट्रोक को पूरा करने में सेठ कोहली ट्रॉफी में और इस टाइम की वजह से उनको उन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई किया है। जी और जी राजेश, पदक जीतना नहीं जीतना एक अलग बात है, लेकिन ओलंपिक जैसे महाकुंभ जो हम खेलों का ओलंपिक में उतरना एक बड़ी उपलब्धि है और खासतौर पर तैराकी में जहां पर केवल 3 भारतीय तैराकी हिस्सा लेने जा रहे हैं, एक साजन प्रकाश है, एक माना पटेल हैं और तीसरे ये श्रीहरि नटराज हैं। तो इस आधार पर ये माना जा सकता है कि जो ये परफॉर्म वहां करेंगे वो इनके लिए एक मेडल से कम नहीं होगा किसी भी हालत में। जी, माना पटेल को जहां क्वालिफिकेशन मिला उन्हें यूनिवर्सिटीज के अंदर क्वालिफिकेशन राउंड है उसके हिसाब से मिला। यहाँ पे श्रीहरि को जो जाने का मौका मिल रहा है ओलंपिक में वो एक अलग तरह का टूर्नामेंट था। हालांकि माना पटेल और श्रीहरि दोनों ही बैक स्ट्रोक के अंदर अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। राजेश, ये सेठ कोहली ट्रॉफी में टाइम ट्रायल में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में इन्होंने श्रीहरि ने 53.77 सेकंड का समय लिया था और इसकी वजह से उनको ये टाइम निकालने के कारण वो सबसे कम उम्र के भारतीय तैराक बने थे जी और ये ए क्वालिफिकेशन जो समय था वो उन्होंने पूरा किया था, इसके कारण उन्हें ये क्वालिफिकेशन मिला है और अब यही उम्मीद करेंगे कि श्रीहरि जब टोक्यो में तैराकी में उतरें तो वो अपनी तरफ से जितना बेहतर हो सके उतना कर पाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को टोक्यो जाने वाले एथलीटों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। पिछले महीने श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के 50 दिनों के अवसर पर भारत की ओलंपिक तैयारियों की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामारी के बीच एथलीटों के लिए निर्बाध प्रशिक्षण सुनिश्चित करने, ओलंपिक कोटा जीतने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने, एथलीटों के टीकाकरण और उन्हें प्रदान की जा रही सहायता के लिए उठाए गए कई कदमों से अवगत कराया गया। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले सभी भारतीय एथलीटों ने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आगे आकर खिलाड़ियों का समर्थन करने का आग्रह किया है। खिलाड़ियों के संघर्षों और जीत को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक से पहले चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए देश भर से शुभकामनाएं संदेश आ रहे हैं। तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली विश्व की नंबर 1 दीपिका कुमारी की मां ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा, उसकी तैयारी बहुत अच्छा है और आगे के लिए मतलब जाने के लिए भी तैयारी कर रही हैं। जब से वो पेरिस से आई हैं तो प्रैक्टिस में लगी हुई हैं और आगे भी उम्मीद है कि जरूर गोल्ड मेडल लाएगी। तो इसलिए मैं शुभकामना ये देना चाहता हूँ कि मेरा माता रानी से इतना उम्मीद है कि जरूर कुछ न कुछ लाएगी। यही मेरा आशीर्वाद है। वहीं दीपिका कुमारी की राष्ट्रीय कोच पूर्णिमा मेहता ने अपने संदेश में बताया, मैं दीपिका को ऑल द बेस्ट बोल रही हूँ। ओलंपिक में वो जा रही है और मैं आशा करती हूँ कि वो बहुत अच्छा वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस देगी और तैयारी भी काफी की है एंड काफी पॉजिटिव है। अभी पेरिस में जो परफॉर्मेंस हुआ उसके लिए वो बूस्टअप है, माइंड सेटअप वो बना के रखी है अभी ओलंपिक के लिए। ऑल द बेस्ट दीपिका, मिक्स टीम के लिए और इंडिविजुअल के लिए एकदम जी जान लगा दो एंड बहुत अच्छा शूट करो। ऑल द बेस्ट। राजेश, दीपिका से पूरे देश को इस समय उम्मीदें और जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने भी हाल के टूर्नामेंट में किया है उसे देख के लगता है कि भारत का एक पदक तो इस तीरंदाजी में सुनिश्चित है ही। राजेश, देखिए, जो पेरिस में वर्ल्ड कप जो थर्ड राउंड तीसरा चरण जो हुआ था इसमें दीपिका ने एक ही दिन में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए थे, सिंगल्स में, वुमेन डबल्स में और मिक्स्ड डबल्स में जी। तो उससे उम्मीद उनसे बन जाती है कि वो पदक हासिल करेंगी। लेकिन सवाल वही है कि उस ओलंपिक में उस सर्टेन डे जिस दिन उनका इवेंट होगा उस दिन वो कैसा परफॉर्म करती हैं। ये हमेशा सवाल दीपिका से उठता रहा है कि जब ओलंपिक में वो परफॉर्म करने का दिन आता है तो उनके तीर कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं। इस बार उम्मीद की जानी चाहिए कि जो वर्ल्ड कप में उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया है एक दिन में 3 गोल्ड मेडल हासिल करने का, उसको वो इस ओलंपिक में कुछ हद तक दोहरा सकेंगी और भारत की झोली में एक पदक डाल सकेंगी। राजेश, कहीं ना कहीं इस खेलों के महाकुंभ में खिलाड़ियों पर अपने दबाव के साथ साथ देशवासियों की उम्मीदों का दबाव बहुत होता है जी। ऐसे में किन खिलाड़ियों से इनको चुनौती मिलने की संभावना है? देखिए, चुनौती हमेशा अपनी ही होती है, किसी दूसरे खिलाड़ी की चुनौती नहीं है। चुनौती हमेशा अपनी है कि आप उस सर्टेन डे में कैसा परफॉर्म करने जा रहे हैं। आप जो टारगेट को अचीव करना चाहते हैं उसके आसपास तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। यही सारा प्रेशर है और सारा खेल इसी बात को लेकर है। ये नहीं है कि आपको इटली के, दक्षिण कोरिया के या दूसरे देशों के तीरंदाजों से चुनौती मिल रही है। चुनौती सिर्फ आपकी अपनी है। आप उस दिन क्या परफॉर्म करते हैं और कैसा करते हैं। और जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल वो ये कि आप जो मेंटल प्रेशर है उसको कितना झेल सकते हैं। अगर आप मेंटल प्रेशर पर काबू पा सकते हैं तो आप कहीं ना कहीं मेडल के आसपास पहुंच जाएंगे। और ये बात सिर्फ दीपिका पर की नहीं, सार्वजनिक खिलाड़ियों पर एकमात्र फिट अप्लाई होती है। जो भी खिलाड़ी हमारे ओलंपिक में भाग लेने जा रहे हैं। और अब बात फुटबॉल की। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर कोपा अमेरिका कप का खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से पराजित किया। सुनते हैं आज खेले गए मैच पर मनीषा की रिपोर्ट। कोपा अमेरिका 2021 में लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना ने इतिहास रच दिया है। अर्जेंटीना ने पिछली बार की कोपा अमेरिका चैंपियन ब्राजील को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हराया। 1993 के बाद ये पहला मौका है जब अर्जेंटीना कोपा अमेरिका का खिताब जीतने में कामयाब हुआ है। इसके साथ ही लियोनेल मेसी भी पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर अर्जेंटीना को कोई बड़ा टाइटल दिलाने में कामयाब हो गए हैं। ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच हालांकि बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन अर्जेंटीना को शुरुआती बढ़त का फायदा हुआ और वो 28 साल के लंबे अंतराल के बाद कोपा अमेरिका चैंपियन बनने में कामयाब हो गया। अर्जेंटीना की ओर से स्टार स्ट्राइकर डी मारिया ने 22वें मिनट में गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी और वे ही अंत में निर्णायक साबित हुए। ब्राजील की ओर से हालांकि मैच में वापसी की कोशिश की गई। ब्राजील 1 गोल से पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना पर लगातार अटैक कर रहा था। ब्राजील ने मैच में 60% समय में गेंद को अपने पास रखा, लेकिन वो गोल करने में कामयाब नहीं हो पाया और उसने मैच गंवा दिया। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स स्कैन।
राजेश, जीतता वही है जो ज्यादा गोल करता है और अर्जेंटीना ने भले ही 1-0 से ये जीत हासिल की हो, और अगर हम रिपोर्ट में देखें तो कहा जा रहा है कि कम से कम 60% टाइम जो बॉल थी वो ब्राजील के पास भी रही। और अगर मैच देखा हो और जो लोगों ने मैच देखा हो तो ऐसा लग रहा था कि मैच अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील नहीं, ये मैच था मेसी वर्सेस नेमार। राजेश, ये तो सवाल बिल्कुल था कि मेसी और नेमार दोनों में से कौन हावी रहेगा, लेकिन गोल करने का जो मामला था वो डी मारियो के पास गया, जिन्होंने 22वें मिनट में गोल किया। और मेसी का जो सपना था कि वो अर्जेंटीना को एक बड़ा खिताब दिलाकर अपना जो रिटायरमेंट है जब भी हो उसको वो अनाउंस करें, लेकिन और इसकी डी मारियो के गोल के कारण मेसी अर्जेंटीना ने ये मुकाबला जीता और मेसी का वो सपना भी पूरा किया। अब कम से कम वो राहत के साथ किसी भी समय अपने संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। राजेश, मैच की अंतिम क्षणों की हम बात करें, हालांकि मेसी को पूरा मौका मिला था गोल करने का, सिर्फ उन्हें गोलकीपर को ही छकाना था और वहां पर वो चूक गए, वरना 2-0 की बढ़त होती और मेसी का ये गोल जो था वो हमेशा के लिए याद रखा जाता है। राजेश, देखिए, बिल्कुल याद रखा जाता, लेकिन सवाल वही है कि जब आप ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड पर बॉल आपके पैरों के पास है और आपको केवल गोलकीपर को बीट करना है और आप नहीं कर पाते हैं तो वो मूवमेंट निकल जाता है, और जब एक बार वो मूवमेंट निकल गया तो फिर वो इतिहास आपके हाथ से फिसल जाता है जी। और यही मेसी के साथ भी हुआ कि वो गोलकीपर को बीट नहीं कर पाए और उनके पास से वो मौका निकल गया कि वो अपनी टीम को 2 जीनों की एक मजबूत बढ़त दिलाकर वो चैंपियन बनाते। खैर, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो असली मुद्दा ये है कि अर्जेंटीना ने ये खिताब जीता है और मेसी का जो एक बड़े टाइटल का सपना जो था अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हुए जीतने का, वो उन्होंने पूरा किया है। और राजेश, अब बात हम कर लेते हैं यूरो कप फुटबॉल की, और आज एक और महत्वपूर्ण मैच होने जा रहा है। फाइनल में इटली का मुकाबला इंग्लैंड से होगा और इंग्लैंड 55 साल में पहली बार यूरो कप के फाइनल में पहुंचा है और ये मैच भी होगा लंदन के वेम्बले स्टेडियम में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 55 साल की बात आपने बिल्कुल सही कही है। 55 साल 1966 में इंग्लैंड ने आखिरी बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था और उस समय उन्होंने टाइटल जीता था। उसके बाद से वो वर्ल्ड कप और यूरो कप इन सब बड़ी टूर्नामेंटों में कभी फाइनल में नहीं पहुंच पाया और 55 साल के बाद उसको फाइनल में खेलने का मौका मिला है। और उसके सामने जो टीम है इटली की, उससे उसके अब तक 27 मुकाबले हुए हैं और 27 मुकाबलों में 11 में इटली ने जीता है और 8 इंग्लैंड ने जीते और 8 मैच ड्रॉ रहे हैं। और ये जो मुकाबला है ये इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो 55 साल का अपना सूखा समाप्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जी जी राजेश, वक्त हमारे पास बहुत कम है। हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े और तमाम प्रश्नों पर अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा की। बहुत संक्षेप में हम आपके से जानना चाहेंगे, आज जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला होगा वो मुकाबला है बेरेटिनी और जोकोविच के बारे में। कौन जीतने की तरफ आप नजर रखते हैं, कौन जीत सकता है? देखिए, अभी जो मैच चल रहा है उसमें पहले सेट में जोकोविच 6-5 से आगे हैं। बेरेटिनी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और नंबर 1 खिलाड़ी को कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि उनकी चुनौती कितने आगे तक जाती है, क्योंकि जोकोविच ने जिस तरह से डेनिस शापोवालोव को सेमीफाइनल में हराया, बेशक वो स्ट्रेट सेट का मुकाबला था, लेकिन मुकाबला जो जोकोविच ने जीता वो बिल्कुल निर्णायक जो पॉइंट्स थे वो उन्होंने निकाले थे और उसकी वजह से उन्होंने वो मुकाबला जीता था। और अब ये 12वें गेम में 40-30 की बढ़त बेरेटिनी के पास आ गई है। अब ये देखना ये है कि वो 6-6 से बराबरी करके टाई ब्रेक में जाते हैं या फिर 7-5 से जोकोविच के पास ही मैच जाता है। राजेश, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें, आज का ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा सवाल क्या है। हमारा सवाल है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? When did India first participate at the Olympic Games? आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।